अच्छा, चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. चैप्टर नंबर इज 8. ठीक है. और जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स, बायोलॉजी में नोट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन आंसर जैसे लिखवाऊं वैसे. तो सबसे पहले बात ये आ रही है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में अगर मैं सबसे पहले एक बात करूं सेल की. सेल सेल के अंदर, अच्छा, एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू? हम्म. जो ज्यादा सेल से बनता है. वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट. राइट. यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल है वो, ये सिंगल सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हम. यूकैरियोटिक सेल होता है विच हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके पास क्या हो. दोबारा देखो, अब तुम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लो वरना तुम वो लॉकडाउन वाले बच्चे कहलाओगे. जब तुम बड़े हो जाओगे तब भी तुम्हें तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा. ये तो वही है जो 9-10 लॉकडाउन में करके आ रहे हैं. क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए यूकैरियोटिक सेल, जवाब आएगा नहीं, तो पता चल जाएगा तुम लॉकडाउन वाले बच्चे हो. तो वो चीज ना हो तुम्हारे साथ लाइफ में, तो ये ध्यान रखें. थोड़ी सी नाइन्थ की बात, यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अच्छा, अगर न्यूक्लियस की इतनी बात है तो हर्ष, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का जरूरत क्या है? एक गोला है क्या? एक गोले के अंदर कोला इज न्यूक्लियस. हाँ, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं. यस, न्यूक्लियस इज अ वेरी गुड, कंट्रोल सेंटर की तरह है. बट हाउ डज इट कंट्रोल? हाउ डज इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन? यस, मैं कुछ आइडिया. प्रभशिव, लावण्य, हाँ बोलो. न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. मींस डीएनए. इट हैज डीएनए. वेरी गुड मुदित. तो इनके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. ये जो मैं बेसिक करा रहा हूँ ना, ये बेसिक हेरिडिटी और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए चाहिए. तो ये बेसिक्स हैं जो 9th में हमें पढ़ने थे पर रह गई, 9th नहीं कर पाए, तो हम अब भी पढ़ रहे हैं. याद रखेंगे ये. अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता मैं भी नहीं पढ़ता, ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम नहीं पढ़े हो. तो अपने दिल पे ना लेकर इसे नोट कर लें अच्छे से. ये नहीं कि मैं आऊं और फिर नोट होना शुरू हो. ठीक है कुशिका? नेक्स्ट. तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है. वेरी गुड. यूजुअली डीएनए होता है, बट ओनली समटाइम, जैसे वायरसेस में होता है, वैसे तो किसी और ऑर्गेनिज्म में. जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म भी आएगी हेरिडिटी में. वेरी गुड. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. डीएनए इधर भी दिखता है प्रोसाइंस के लोग. दिखा? ऐसा, ऐसी चीज देखी कार्टून में? जो भी रिसर्च लैब होती है उनमें ऐसा बना हुआ दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है. ये क्या है? डीएनए. ये क्या है? डीएनए. देखो ये प्रोसाइंस के लोगों की तारीफ में करता हूं जब भी मैं डीएनए पढ़ाता हूं. अच्छा, एनीवेज, तो डीएनए से क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल्स, या फिर हम बोले इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी माने तुम अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हो या नहीं? दिखते हो ना? क्यों दिखते हो? जीन्स की वजह से, है ना? क्योंकि वो जीन्स आते हैं, वो टॉप जीन्स वाली जीन्स नहीं, वो जीन्स है जीन्स. ठीक है. ये जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए. जीन्स किस पे होते हैं? डीएनए. एंड दे
contain information. They contain what? Information for making protein, for making proteins of the body. मुझे नहीं पता तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। वैसे हमारी जो आंखें, नाक, मसल, हाइट, ये सब प्रोटीन से कंट्रोल होती है। सब प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? प्रोटीन की। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर सारे किसके बने हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन जो है उसको बनाने वाला हमारा डीएनए, आरएनए, उसको बनाने वाला डीएनए, आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के साइड में लिखा है मैंने कंट्रोल सेंटर। हाँ, हर पार्ट में प्रोटीन। टीथ हमारे लिविंग सेल थोड़ी, मैमल है, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो सेल थोड़ी है। क्या दांत हमारे सेल से बने? नहीं, दांत हमारे इनामल के बने। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट पढ़ा था ना हमने। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट का एक टाइप है, तो एक केमिकल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो दे कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स ऑफ द बॉडी। और प्रोटीन हमारे हार्मोन भी होते हैं, प्रोटीन हमारे एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीन हमारे सब कुछ होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या कंट्रोल कर सकते हो तुम? पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। और प्रोटीन को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, डीएनए की हेल्प से क्या बनते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बनाते हैं। तो प्रोटीन को कंट्रोल करने वाला कौन है? डीएनए। कहां पे प्रेजेंट होता है? तो इन अदर वर्ड्स, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल एंड देयरफॉर मेक अदर प्रोटीन्स एंड मेक, और इसी वजह से वो बॉडी में भी काम आता है। ठीक है, अब बॉडी बनाने में, अब अगर बात करें कि इट्स लाइक दिस, मैं तुम्हें अगर थोड़ा सा डिटेल्ड मैकेनिज्म समझा दूं, जो कि आने नहीं वाला पेपर में, पर थोड़ा सा एक चाहते हो या नहीं चाहते हो एक्स्ट्रा थोड़ा? होता ही है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। जो लिक्विड सेल के अंदर होता है उससे क्या बोलते हैं? साइटो। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारे सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये क्या है? डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एक और मॉलिक्यूल बनाता है जिसे बोलते हैं एमआरएनए या फिर आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाता है? आरएनए। ये आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन होते हैं? राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्री। तो आरएनए इज अ कोड। आरएनए भी एक कोड है, डीएनए भी एक कोड है। डीएनए के पास कोड है, उसके पास लिखा हुआ है कि कोड बनाने हैं, तुम्हारी आईज ब्राउन होनी चाहिए। वो डीएनए कहां से आया है? पेरेंट से। तो डीएनए के पास कोड किसका है? ब्राउन आई बनाने का। वो कोड, अपना कोड किसको ट्रांसफर करता है? आरएनए को। तो आरएनए के पास कोड जाता है कि ब्राउन आइज बनानी है। ये वाली बात समझ में आई? जो ब्राउन आइज वाला कोड है वो किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास। राइबोसोम फैक्ट्री है। अगर फैक्ट्री में तुम्हें ब्लूप्रिंट मिल जाए, फैक्ट्री में, कि तुम्हें जूता कैसे बनाना है, तुम्हें फोन कैसे बनाना है, तो वो फैक्ट्री फोन बनाएगी। और जिसको जूते का ब्लूप्रिंट मिलेगा वो जूता बनाएगा। जिसको ब्लैक आई का कोड मिलेगा वो ब्लैक आइज बनाता। जिसको ब्राउन आइज का कोड मिलेगा वो ब्राउन आइज बनाएगा। तो ब्राउन आइज के प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन से हमारी आइज बनती हैं। तो ये प्रोटीन बना और प्रोटीन से आई बनेगा। तो इन अदर वर्ड्स, डीएनए
ही सारी चीजों को डिक्टेट करता है कि बॉडी में क्या कैसे होना है। वो डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम को ब्लूप्रिंट देता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, बना के दो। और राइबोसोम फैक्ट्री है तो वो बना के देता है जैसा आरएनए बोलता है। तो इन दी एंड कौन उसे कंट्रोल कर रहा है सारे प्रोटीन को बॉडी के? डीएनए। कौन कर रहा है? जो डीएनए बोलेगा वो आरएनए लाएगा, और जो आरएनए लाएगा वो वो राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन बनाना। हाँ बोलो। वो अलग होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, वो स्टेरॉइडल रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं, वो प्रोटीन भी एक्स्ट्रा बनाते हैं। नहीं, प्रोटीन अलग मॉलिक्यूल है और डीएनए अलग मॉलिक्यूल है। प्रोटीन हम दालें खाते हैं ना, उससे उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं। हम जब खाना खाते हैं, हम प्रोटीन वाले पल्सेस खाया, तो उसमें ना प्रोटीन को तोड़कर हमारी बॉडी क्या बना लेती है? अमीनो एसिड। क्या बना लेती है? अमीनो एसिड। क्या बना लेती है? देखो इट्स लाइक दिस, जब तुम बचपन में ब्लॉक्स खेलते थे और जब तुम ब्लॉक्स का डब्बा खोलते थे तो उसमें एक फिगर तो बनी होती थी, या वो सारे के सारे ऐसे तो नहीं होते बिखरे होते थे, वो बने हुए होते थे। फिर तुम उसके ब्लॉक्स तोड़ देते थे और तुम अपना डिजाइन बनाते थे। ऐसे खेले ना ब्लॉक्स। तो जैसे दालों में हमारा प्रोटीन होता है, उसको तोड़कर हमारी बॉडी अमीनो एसिड बना लेती है। दीज आर दी ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। किसके ब्लॉक्स हैं? प्रोटीन के। और वो इसको जोड़कर कैसा भी प्रोटीन बना सकती है बॉडी। तो अगर तुम दाल नहीं खाओगे तो तुम्हारी प्रोटीन आएंगे नहीं, अगर तुम कोई प्रोटीन लोगे ही नहीं तो तुम्हारी बॉडी बनेगी नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए वो नहीं बनेगी। एक्सेस प्रोटीन हार्मफुल होता है क्योंकि किडनी उन्हें निकाल नहीं पाती, क्योंकि प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खाना बंद कर दो। तुम जितना भी खा लोगे ना डाइट में, वो एक्सेस नहीं होगा। और अगर तुमने सप्लीमेंट्स लिए जिम जाने के बाद तो वो एक्सेस हो जाएगा। एनीवेज, अब हम आ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पे। ये सब कहानी का रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है ना, यही दिमाग में घूम रहा है नहीं घूम रहा है? कहानी तो सुना दी, फिर बाद में कंफ्यूज करेंगे सर, फिर रिवीजन के वक्त एनसीईआरटी करा के पास कराएंगे। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट मेरा मेन पर्पस ये था, जो बुक में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है डीएनए कॉपिंग की बात। पहले हम सेल कैसे रिप्रोड्यूस होता है उसकी बात तो सीख लें, फिर तो हम ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं उसकी बात सीखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो सेल कैसे रिप्रोड्यूस होता है, जब सेल रिप्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? तो सेल इट्स लाइक बड़ा हो जाता है सेल। उसके न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर उसका क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। और फिर जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है तो सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल। क्या बनाता है? डॉटर सेल। ठीक है, पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का या सेल का? देखो फिगर को देख के बताओ। न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? ये एक्स्ट्रा है, ये बुक में नहीं है, जो मैं रेड में लिख रहा हूँ। इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब सेल डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जब हो, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस में बंटवारा होता है, फिर से हेलो, हाँ,
यस यस यस। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो मैं कहानी, काइनेसिस, हाँ साइटोकाइनेसिस। किस किस को बायो पसंद है मेरी तरह, रेज योर हैंड। किस किस को बायो पसंद है? कोई है नहीं ऑनलाइन में? कोई नहीं है? कोई तो हो यार, बस हर्ष है। मैं और हर्ष ही बायो पढ़ेंगे, मैं इसे ही पढ़ाऊंगा सिर्फ। ये इस बच्चे, अरे चाहत ने बोला है, काशी ने बोला है, सृष्टि कह रही है, लावण्या कह रही है बच्चे, ठीक है बायो वाले। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि तुम पसंद करो। अच्छा, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब न्यूक्लियस में क्या होता था? न्यूक्लियस में क्या होता था? डीएनए। तो अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए कौन से डॉटर सेल में जाएगा? इसमें जाएगा, इसमें जाएगा? दोनों में जाएगा। एक चीज दो में कैसे जाएगी? सर डिवाइड होके। डीएनए भी डिवाइड हो जाए, मॉलिक्यूल भी डिवाइड हो जाए, तो डीएनए कॉपी होके जाता है। डीएनए कैसे जाता है? डीएनए डिवीजन से जस्ट पहले अपनी कॉपी बना लेता है। क्या कर लेता है? कॉपी, such that both these cells get one copy each. So cell division is possible by only because DNA can copy itself. तो एक खास बात है यहाँ पे, डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या ये एसिड है? अच्छा, एसिड लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग। ये एक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? नॉन। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक पेन है, ये लिविंग नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ये पेन कभी जिंदगी में दो पेन हो जाएगा? एक दिन मैं आऊंगा और एक पेन से दो पेन हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपनी कॉपी बना सकती है? नो। पर ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी कॉपी बना सकता है। सोचो कितनी अजीब बात है, कोई मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बना सकता है, कोई केमिकल अपनी कॉपी बना सकता है खुद। तो अगर ये ना होता, इट इज मैं इसे बोल सकता हूं ये एक ऐसा केमिकल है जो नॉन लिविंग नहीं, ये एक लिविंग मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता तो न्यूक्लियस रिप्रोड्यूस नहीं करता, न्यूक्लियस रिप्रोड्यूस नहीं करता, सेल रिप्रोड्यूस नहीं करता, और सेल रिप्रोड्यूस नहीं करता तो कुछ लाइफ ही ना होती। तो जस्ट बिकॉज भगवान ने एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया जो अपनी कॉपी बना पा रहा है, तो लाइफ शुरू हुई। अगर डीएनए ना होता तो शायद हम यहाँ ना होते। तो डीएनए इज अ लिविंग मॉलिक्यूल। कैन आई से यस और नो? व्हाई इज इट इज कॉल्ड अ लिविंग मॉलिक्यूल? इसका रीजन बोलो। Because it has the ability of making its copy. और इनफैक्ट डीएनए तो एक नई चीज है, उसका इंसेस्टर आरएनए ही था, ये हमें पता लगा। आरएनए पहले आया था और डीएनए बाद में आया था। पर अब डीएनए ज्यादा पसंद है सेल को और आरएनए थोड़ा सा कम। एनीवेज, सब कहानी पढ़ेंगे अगर तुम पढ़ना चाहोगे बाद में। हाँ अभी नहीं, बाद में। हाँ बोलो, कुछ एडिशनल है तो बोलो। क्या? तो
हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम अभी आते हैं डिवीजन तो सर करने दो। हाँ बोलो। सर आप ग्रुप पे इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देंगे। वो एक्चुअली मेरा जो स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हो कोई गया बात था, तो नहीं, मैं स्टार्टिंग अभी अभी बस इतना समझो, मैं भेज दूंगा, वो पक्का भेज दूंगा कि बस जब ओके। सेल डिवाइड करता है न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है, ठीक है। यस जिया किया, डायग्राम बना लिए, ठीक है। बात नहीं होनी चाहिए, आवाज आ रही है तुम दोनों की। अच्छा नेक्स्ट, तो एक कहानी और, अगर सपोज गलती हो जाए, किसकी गलती हो जाए? अच्छा, इंसान से तो गलती होती रहती है क्योंकि इंसान लिविंग चीज है ना। और ऐसा लिविंग मॉलिक्यूल कौन है? अगर डीएनए से गलती हो जाए तो क्या होगा? गलती गलती हो जाए डीएनए से कि सपोज सपोज डीएनए कॉपी होते वक्त ब्राउन आइज का बनना था, है ना। डीएनए पे कोड कौन सा था? ब्राउन आइज। डीएनए पे ना कोड्स होते हैं, कोड्स। अच्छा तुम्हें पता है कंप्यूटर कैसे कोड्स सीखता है? कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज चलता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सब चीजें जीरो और वन में सिखाई जाती है कंप्यूटर को, 1 0 0 1 1 0, यस और नो। नहीं पता तो जान लो, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी जो कोड्स हैं वो बाइनरी नहीं, वो फोर फोर वाले को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, पर चार चीजों की वजह से बताई जाती है, और वो कोड्स है AGCTCGCAGTC, ऐसा कुछ कोड। मतलब तीन चार लेटर्स हैं हमारे पास डीएनए पे, ए एडेनाइन, गुआनाइन, थायमीन, साइटोसाइन, AGT और C। इसके बेसिस ये लैंग्वेज सीखता है, ये हमारा डीएनए चलता है। मतलब अगर ब्राउन आई का कुछ कोड होगा वो इसके बेसिस पे आएगा। जैसे कंप्यूटर को अगर ब्राउन आइज का कोड देते तो 0 1 1 0 0 1 0 0 ऐसे ऐसे कुछ देते, और इसके अंदर कुछ कोड देंगे तो AGCTCCAA ऐसे कुछ भी कोड हम देंगे। अच्छा, अब अगर ये कोड में तुम पेपर लिखते हो तो तुम्हारी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब इस डीएनए को दो कॉपी बनानी थी, कितनी कॉपी बनानी थी? अगर उससे गलती हो जाए, वो कितने सारे लेटर्स, मिलियंस ऑफ लेटर्स को वो सही कॉपी करता है, एक जगह पे गलती हो गई, यहाँ पे जी जी हो गया सपोज, ठीक है, और इसकी वजह से उस इंसान की आंखें ही ना हो सकता है, ठीक है, बाय बर्थ उसके पास आंखें ही नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि डीएनए की गलती से म्यूटेशन होती है। क्या होती है? म्यूटेशन। और होता है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि डीएनए कॉपी करते वक्त कुछ एरर्स आ गए हैं, और एरर्स 99.9999 टाइम्स हमेशा गड़बड़ी करती हैं। ऐसा नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि भाई ये म्यूटेंट है तो उसके पंख निकल आए, और वो म्यूटेंट है तो वो दीवारों पे चल रहा है, एटसेट्रा। तो ऐसी म्यूटेशंस तो नहीं देखने को मिलती, ज़्यादातर वो डिजीजेज ही लाती है म्यूटेशन। तो डीएनए की कॉपिंग से गलती भी हो सकती है। तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कैन हैव सम एरर्स, ये लिख लो, ये एनसीईआरटी में ही है, ये तो जो मैं लिखवा रहा हूं। मैकेनिज्म कैन हैव some errors which leads to mutation, which leads to what? Which leads to mutations. Mutations कॉपी करते वक्त गलती हो गई तो एक डॉटर सेल जो है वो खराब बनी। अगर ये एक डॉटर सेल सपोज ये स्पर्म या ओवम होती तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही खराब बनता। अगर ये सेल्स है ना, स्पर्म इज अ सेल, ओवम इज अ सेल, जिससे लाइफ स्टार्ट होती है, स्पर्म मीट्स ओवम, और स्पर्म और ओवम सेल है तो उनमें भी सेल डिवीजन होती होगी। सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन होता होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन में डीएनए कॉपिंग होती होगी, और डीएनए कॉपिंग के वक्त अगर स्पर्म में गलती है या फिर उसके अंदर ओवम में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई तो जो चाइल्ड होगा, जो एम्ब्रियो होगा, उसमें भी गलती, वो एरर म्यूटेशन कहलाएगी। ये वाली बात क्लियर है? यस और नो एवरीवन? सबको क्लियर है? वही तो मैं कह रहा हूँ, Yes, स्पर्म और sir. ओवम तो एक एक ही होते हैं ना।
तो उन्हीं से सारे सेल बनते हैं ना, ठीक है। उन सेल्स में ज्यादा फर्क पड़ेगा जो लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं, एज कम्पेयर टू कोई हाथ का सेल या स्किन के स्केल में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी वो सेल ने डेड ही होना होता है, वो डेड होके निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत। पर जो जर्म सेल्स हैं, जो स्पर्म और ओवम है, वो अगर खराब हो गए तो वो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, नोट कर रहे हो, साथ साथ बना रहे हो कुछ? सर तो अब पीछे क्वेश्चन वाला दिखा एनसीईआरटी पे दीजिए। आते हैं, मैं एनसीईआरटी की पॉइंट पे लिखूंगा। यस, ठीक है। कुछ नोट करना था किसी ने? यस सर। करो करो। ठीक है, यस सर, थैंक यू। क्वेश्चन इज, जो बुक का क्वेश्चन है, जो बुक के अंदर से बन रहा है लाइन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज डीएनए कॉपिंग leads to variation? और why two daughter cells, by the product of reproduction may never be exactly identical? क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए कॉपिंग वेरिएशन क्यों लाता है? वेरिएशन क्या है उसकी बात कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, ऑफस्प्रिंग बोलना चाहिए था, बेटर वर्ड रहता। ऑफस्प्रिंग माने किसी के डॉटर सेल्स या उनकी नेक्स्ट जनरेशन। वाई ऑफस्प्रिंग्स ऑफ रिप्रोडक्शन में नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल? क्यों दो बच्चे एक ही पेरेंट के सेम नहीं दिखते, है ना? सेम पेरेंट्स के दो बच्चे कभी भी सेम नहीं दिखते यूजुअली, ठीक है। और जब ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स भी बिल्कुल सेम नहीं दिखते, ट्विन्स भी बहुत बार अलग दिखते हैं। बहुत कम केसेस में ट्विन्स जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं, बट मोस्टली देर आर ऑलवेज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होगा, पहले वेरिएशन लिख लेते हैं। यहाँ ये टॉपिक में ना, वो ये चैप्टर हेरिडिटी से मैच होता है। ये क्वेश्चन हेरिडिटी में भी आते हैं और ये रिप्रोडक्शन में भी आते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 1, पहली बात तो ये, वेरिएशन इज अ measure of how की डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रही। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच पेरेंट्स, हाँ सॉरी, वेरिएशन इज द डिग्री by which offspring differ from one another, offsprings differ from one another and to the parents.
वेरिएशन होता है कितना, डिग्री माने कितना, डिग्री माने कितना, कितना ऑफस्प्रिंग आपस में डिफरेंट है, ऑफस्प्रिंग माने कितने बच्चे आपस में डिफरेंट है, और कितना वो पेरेंट से डिफरेंट है। जितना डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को वेरिएशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन की डेफिनेशन समझ आई, परी, पलक, यस और नो, खुशिका, सहज, लक्ष्य। चेंजेस, हाँ कितना चेंज हो सकता है उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है, मुझे साइड में होना पड़ेगा। हाँ, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम अनदर, ऑफस्प्रिंग माने बच्चे जो पेरेंट के हैं वो आपस में कितना डिफर करते हैं और पेरेंट से कितना डिफर करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? आशी, अर्पित, चाहत, दिव्यांशी? अच्छा, अब वेरिएशन अकर्स बिकॉज, इसका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो वेरिएशन की डेफिनेशन दी है। वेरिएशन अकर्स बिकॉज लिखेंगे, because DNA there may arise some, there may arise some errors in the DNA copying mechanism, in the DNA copying mechanism. ठीक है, there may arise some errors in the DNA copying mechanism, while some of these variation may be very harmful, some of these variation may be very harmful and thus newborn may die, but most of the times they are subtle. सटल की स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, सटल, दे आर सटल टू such that surviving cells may be surviving such cells may be similar but not exactly identical. इस कहानी का मतलब समझाता हूं मैं। देखो, हम ये कह रहे हैं कि डीएनए कॉपिंग जब होती है, डीएनए कॉपिंग कब होती है, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था तब, नहीं उससे पहले ही होती है वैसे, कैरियोकाइनेसिस से पहले। तो पहले डीएनए का कॉपिंग हुई, डीएनए की जब कॉपिंग हुई तो दोनों के पास डीएनए आया, पर कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया एक के डीएनए में। एक के डीएनए में क्या है, चेंज। ये चेंज हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है ये चेंज बहुत बड़ा हो सकता है ये चेंज थोड़ा सा हो। अगर ये चेंज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो ये सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास वो गड़बड़ हो चुकी है इसके एपरेटस में, इसके प्रोटीन खराब हो जाएंगे, इसके प्रोटीन नहीं बनेंगे तो सेल कैसे जिएगा।
ठीक है, तो ऐसा हो सकता है अगर ये बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन है तो ये सेल खत्म ही हो जाएगा। पर अगर ये वेरिएशन, ये जो म्यूटेशन है ये हल्का सा है, सटल है, सटल माने हल्का सा चेंज है, तो हल्का सा चेंज से ये मरेगा तो नहीं, पर ये इसके सिमिलर भी नहीं होगा, ये इससे थोड़ा सा डिफर करेगा। कैसा करेगा? डिफर करेगा। और अगर ये डिफर करेगा तो इसको वेरिएशन बोल सकते हैं कि ये इसके जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आए, बट वो चेंजेस इतने खतरनाक नहीं है कि ये मरा नहीं, तो ये जिंदा रहा पर इसमें चेंजेस तो हैं, तो इसीलिए ये और ये बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो ये वाली बात यहाँ पे हमने लिखी है। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो से यस, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई कैन रिपीट। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए कॉपी होता है, जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें एरर होने के चांसेस हैं, देयर इज चांसेस ऑफ एरर्स इन द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। अब ये एरर कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है और कभी कभी ये सटल हो सकती है। सटल माने बहुत हल्की सी। तो जब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक भी लिखा है, बुक ने इसको ड्रास्टिक लिखा है एनसीईआरटी ने, ड्रास्टिक माने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस आने से वो जो सेल है वो सर्वाइव ही नहीं किया, तो ऐसे सेल खुद ही चले जाएंगे। पर ऐसे सेल तो बचेंगे ना जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन था। तो इसीलिए हमेशा जब भी डीएनए एरर होता है तो उनके बीच में देर आर जो दो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं दिखते क्योंकि थोड़े थोड़े वेरिएशन सब में रहते हैं। एंड वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, जो तुम्हें पढ़ना नहीं है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो वेरिएशन इज अ बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। पर एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। हम सारे जिंदा हैं एवोल्यूशन की वजह से, नॉट सिर्फ कि हम बंदर से इंसान बने हैं, पर क्योंकि कोरोना डेल्टा से ओमाइक्रॉन भी एवोल्यूशन से बना है। किससे बना है? एवोल्यूशन। तो अगर वो ओमाइक्रॉन बना है क्योंकि वो इवॉल्व हो गया, और वो इवॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि उसके आरएनए में चेंजेस आए थे। ठीक है, समझ में आई बात? तो एवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से ही आता है, और अगर वो इवॉल्व नहीं होता तो हम इवॉल्व नहीं, हम जी नहीं पाते। नेक्स्ट, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे। ये भी एक अच्छी कहानी है। कौन कौन बोर हो रहा है, नींद आ रही है बायो में? साफ साफ बता दो। सर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया? क्या बता दिए सर? आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया? वो तो बहुत आगे है। अभी मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन, अभी रिप्रोडक्शन आगे आएगा, सेक्सुअल एसेक्सुअल। बुक में देखोगे ना तो उसमें लिखा है, बुक में है ना, ये देखना कि कोई बुक लाया है एनसीईआरटी कहीं। मैं पुरानी बुक देख रहा हूँ। सेक्सुअल एसेक्सुअल आ गया अभी, ठीक है, ये लो। अच्छा, तो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस समझो। कैसे समझोगे? वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होता है। मतलब जब चीजें बहुत बदलती जाए बदलती जाए बदलती जाए, जैसे बंदर था पहले, ठीक है, वो पेड़ों पे चलता था, ठीक है, अब पेड़ों पे चलता था, नीच उसके अंदर किसी में एवोल्यूशन हुआ, उसमें कुछ वेरिएशन आया, और जब वेरिएशन आया तो वो कुछ कुछ बंदर जमीन पे चलने लगे, ठीक है। तो वो जब वो वाला वेरिएशन अच्छा रहा, और वेरिएशन आते गए धीरे धीरे पूछ भी जाने लगी, वेरिएशन आते आते हम बने। एवोल्यूशन कैसे हुआ? वेरिएशन से, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। सारे बंदर इवॉल्व नहीं हुए क्योंकि ना इवोल्यूशन होते होते ना ब्रांचेस बन जाती हैं। तो एक जो कॉमन एंसेस्टर था उससे अलग अलग, उससे कुछ चिंपैंजी बन गए, कुछ गोरिल्ला बन गए, कुछ ह्यूमन बन गए, मतलब हर एक जगह पे अलग अलग ब्रांचेस बन गई।
तो इंसानों से कुछ बन पाएंगे जब हम कुछ वो करेंगे, स्ट्रगल करेंगे लाइफ में। अब तो हमारे पास सब कुछ है ना, मतलब फोन है ना, जैसे फोन है, हर चीज है। अगर जैसे सपोज हमारे पास फोन नहीं होता, ठीक है, फोन इन्वेंट नहीं हुआ होता, तो हम क्या कर रहे होते, हम आवाजें लगा रहे होते एक दूसरे को, चीख रहे होते। तो हमारा जो ये वोकल कॉर्ड्स है वो इवॉल्व हो जाती है, और फिर वो ऐसी हो जाती है कि हम जैसे उल्लू या कौवे एक दूसरे को दूर दूर से बात करते हैं। हाँ, पॉइंट इज दिस कि एवोल्यूशन तब आता है जब तुम्हें कोई चेंज चाहिए हो। जैसे हमें चेंज चाहिए था कि हमें जमीन पे चलना था, तो हम इवॉल्व हुए ना। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, कुछ हमारा दिमाग ऑल दो कम होता जा रहा है। 1400 सीसी था पुराने वाले इंसानों में, अब मेरे ख्याल से 1200 सीसी का रह गया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की वो है, तो दिमाग तो छोटा हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग खत्म हो रहा है। एनीवेज, तुम्हारा पता नहीं, लॉकडाउन वाले हो ना, तो इस्तेमाल ज्यादा करो चीजों का, दिमाग का, तो दिमाग बढ़ेगा। अच्छा, एक एवोल्यूशन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर तो इन्होंने काट दिया, पर कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, बात नहीं, चलो हम जंगलों में चलते हैं। चलें? चलो जंगलों में जा रहे हैं हम। तो अब मेरी बात सुने, कौन से जानवर देखने हैं तुम्हें, पहले बताओ। घोड़ा? और कौन सा जानवर चाहिए? नहीं, अच्छा, बात नहीं, जिराफ है, जेब्रा है। अच्छा, है, बात नहीं, अच्छा, अच्छा मेरी बात सुनो। अब हम जंगलों में हैं, तो अब बात यह है कि सपोज जैसे डायनासोर्स की जमाना था, डायनासोर्स के वक्त हमें पता है एक एस्टेरॉइड आकर क्या हुआ था, टकराया था अर्थ से, है ना, और वो सारे डायनासोर्स खत्म हो गए थे, हुए थे कि नहीं? तो जो भी डायनासोर सारे मर गए, वो अगर सपोज आज जिंदगी में, दुनिया में फिर से ऐसा कुछ हादसा हो जाए कि शायद हमारा मून हमारे अर्थ पे क्रैश हो जाए, ठीक है, तो एक ये कलैमिटी होगी, है ना। ऐसे कलैमिटी से सारे ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रेडी टू डील विद, इनफैक्ट ह्यूमंस आल्सो। सपोज जब वो ऐसा वोल्केनो इरप्ट हो गया, बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्ट हो गया, एटमॉस्फेयर ही चला गया, ऑक्सीजन ही चली गई और हम सारे मर गए। तो पॉइंट इज दिस कि बहुत कुछ ऑर्गेनिजम्स फिर भी बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर शायद वेरिएशन होगी। क्या होगी? वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एटमॉस्फेयर पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन गायब हो गई, ठीक है। अगर ऑक्सीजन इसमें से गायब हो गई तो सिर्फ और सिर्फ वही बचेंगे जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करते, वो है बैक्टीरियाज, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि जैसे सपोज हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नीश होता है। क्या होता है? नीश। ये बुक में मेंशन्ड है, वही सब कहानी समझा रहा हूं मैं। नीश क्या होता है? नीश इज दी जहां पे वो रहता है, जहां पे वो खाता है, वो एरिया, उसका उसका जो कंफर्ट लेवल है, वो उसका नीश है, हैबिटेट भी बोल सकते हैं, तो वो उसका नीश है, ठीक है। अब जैसे
उसको पसंद है कि घास होनी चाहिए? किसको पसंद है? हॉर्स को पसंद है कि घास होनी चाहिए? है ना हर्षदा और खुशी जी? क्या स्टोरी बना रहे हैं? स्नैपचैट? और जो जो ये है क्या है, गोरिल्ला, इसका नीश है कि उसे केले पसंद है, वो पेड़ों के पास रहता है जहां केले हैं। तो सबका एक नीश है कि नहीं, है ना? जैसे तुम्हारा नीश है कि तुम अपने घर पे रहते हो, हीटर चलाते हो, एसी चलाते हो गर्मी में, या तुम घर पे बैठे रहते हो, तो वो तुम्हारा नीश है, जो तुम्हारा एनवायरमेंट हैबिटेट है। सबको, अगर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए, तुम्हारे घर तोड़ दिया जाए, और अचानक से कुछ कैलामिटी हो जाए, एक एरोप्लेन आके सीधा तुम्हारे घर पे ही गिरे, तो हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल गोरिल्लास के सारे पेड़ कट जाए, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर आया, सारे पेड़ कट गए, तो ये गोरिल्ला जो है ये परेशान हो जाएगा। ये अगर सारी ओवरग्रेजिंग हो गई, बहुत सारे के सारे कुछ ऐसा हो जाए जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसी चीजों में वेरिएशन बहुत काम आती है। ऐसी चीजों में क्या काम आती है? वेरिएशन। अगर ड्रास्टिकली नीश वर डिस्ट्रॉयड या फिर नीश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो इसका आंसर भी यहीं पे लिखते जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में लिखेंगे आंसर। नहीं, वो नहीं है थे, क्योंकि तब हमने जो बोन्स वगैरह पाई है उस टाइम पे हम ये मंकीज ही होंगे, अगर होंगे भी तो। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी पहले एक आंसर बना लूं। अच्छा, एवरी ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडेप्टेड to its niche conditions. Niche is like हाँ, natural environment or natural habitat with all the conditions, ठीक है। तो every organism is best adapted to its niche conditions if niche were drastically altered, if niche were drastically altered, ठीक है। their population could be wiped out, जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ। their populations can be, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन ढूंढ रहा हूँ आंसर, इसी बायो के आंसर ऐसे ही लिखने हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं। देयर नी पॉपुलेशन कैन बी वाइप्ड आउट, हाँ या ना? इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, और वो क्लासिक एग्जाम्पल है जिराफ का। जिराफ मुझे मिल नहीं रहा था, चलो जिराफ ढूंढते रुको, इंटरनेट पे तो सब मिलता। एक सेकंड रुको, अरे अच्छा, मुझे 2 जिराफ मिले। ऑलराइट, तो पॉइंट इज दिस कि सपोज जिराफ की बात करते हैं, क्लासिकल एग्जांपल है, एक साइंटिस्ट ने भी इसी बारे में अपनी थ्योरी दी थी, देखते हैं तुम उस साइंटिस्ट की तरह हो या नहीं।
वो एक साइंटिस्ट था लमार्क। वो क्या था? साइंटिस्ट का क्या नाम था? लमार्क। वैसे ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में था, बस ये कहानी कोर्स में नहीं है। कहानी सुनाऊं कि नहीं? ठीक है, बात नहीं। तो बात ये है कि लमार्क कहता है कि जो लमार्क कहता है कि जो जिराफ हैं उनकी गर्दन लंबी क्यों है, उसका रीजन दिया उसने। तो तुम क्या रीजन दे सकते हो? अच्छा, हाँ, तो खुशी और पुण्य कोई जवाब देना चाह रहे हैं, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है? नहीं, पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, ठीक है। पेड़ भी छोटे छोटे, तो मतलब उन्होंने गर्दन का इस्तेमाल किया और उनकी गर्दनें लंबी होने लगी। इज दिस द राइट आंसर? लमार्क कहता है कि अगर किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करें, जैसे हमने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी पूंछ चली गई, ठीक है। और गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया इसने, तो धीरे धीरे इनकी गर्दन लंबी होने लगी। क्या तुम्हें लगता है ये लमार्क सही है या गलत बोल रहा है? क्यों गलत बोल रहा है? तो गर्दन इसलिए लंबी नहीं हुई क्योंकि उसने गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया, तुम ये बोलना चाह रहे हो? तो तो बिल्कुल सही। वैसे तुम लमार्क से ज्यादा समझदार हो निकले, ठीक है, मुझे लगा था तुम यही बोलोगे। तो सपोज पहले जिराफ ऐसे दिखते थे, पहले जिराफ ऐसे दिखते थे। पॉइंट इज दिस कि हुआ क्या ना, पहले जिराफों की गर्दन लंबी नहीं थी। पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी क्योंकि पहले उन्हें खाना जो था ना, वो जमीन पे मिल जाता था। कहाँ मिल जाता था? जमीन पे मिल जाता था। एक समय आया जब उनका उनका नीश क्या था, उनको जमीन से, जैसे गाय खाना खाती है वैसे खाना मिल जाता था, ठीक है। तो उनके लिए नीश क्या था कि वो नीचे से खा लेते थे। एक समय आया जब नीचे का खाना खत्म होने लगा। क्या होने लगा? खत्म। और इस समय पर जो इतने सारे जिराफ थे, उनमें से कुछ जिराफ जो हैं, कुछ जिराफ में, एक जिराफ में, दो जिराफ में वेरिएशन आ गई और एक जिराफ उनमें से लंबी गर्दन का हो गया। एक जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी। अब होगा क्या, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा चलेगी? जो जिसकी गर्दन लंबी है या जिसकी छोटी है? जिसकी लंबी है। तो जो लंबी गर्दन वाले हैं वो अपनी डुप्लीकेट होकर रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, और जो छोटी गर्दन वाले हैं वो खत्म होते जाएंगे। हाँ, सालों, बहुत साल लगेंगे पर हाँ हो जाएगी। तो दिस इज, लमार्क की थ्योरी गलत थी और डार्विन की सही थी। किसकी सही थी? डार्विन की। डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन। क्या चीज? मतलब छोटी गर्दन थी उनकी पहले जिराफ की, पर अब बड़ी हो गई। तो ये सब नहीं आ रहा कोर्स में, लमार्क नहीं आ रहा, डार्विन नहीं आ रहा, नेचुरल सिलेक्शन कोर्स में नहीं आ रहा, ये आ रहा है। पॉइंट ये था, एवरी ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडेप्टेड टू इट्स नीश कंडीशन। जो जिराफ था वो किसके लिए बेस्ट सूटेड था? नीचे खाना मिल जाए उसके लिए। अचानक से उसका एनवायरमेंट चेंज हो गया। इसमें उनकी पूरी पॉपुलेशन जा सकती थी, इनमें उनकी पूरी पॉपुलेशन गायब हो सकती थी, और जिराफ आज होते ही नहीं, है ना। पर जिराफ आज जिंदा क्यों है? वेरिएशन की वजह से। क्यों? वेरिएशन की वजह से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ आया? हाँ या ना? एक सेकंड रुको, तो इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, however if some variation is present in, लिखे, however, इसका आंसर नेक्स्ट पॉइंट, however
if some variation is were to be present in few individual, were to be present in a few individual, मैं अड़ रहा हूँ, मैं आ तो जाऊंगा, कहाँ हूँ? ओह, अब ठीक है. हाँ, if however if some variation were to be present in, मुझे मैं इधर देख रहा हूँ उधर आ रहा है. However if some variation were to be present in a few individual, स्पेलिंग सही कर लेना, मैंने गलत लिखी, इंडिविजुअल there would be some chances, there would be chances of some to survive, there would be chances of some to survive. तो कुछ सरवाइव कर जाएंगे. It will enable, hence variation enables continuity of a species. Variations enable continuity of the species. इसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोविड का है. कोविड के लिए तुमने वैक्सीन बनाई, तुमने उसका नीश बदलने की कोशिश करी. उसका नीश क्या था? तुम्हारी बॉडी. क्या था? तुम्हारी बॉडी. तुमने वैक्सीन ले ली, उसके अंदर क्या हुआ? एवोल्यूशन हो गया. क्या हो गया? वो क्या बन गया? डेल्टा से ओमाइक्रॉन बन गया. तो इससे वो जिंदा रहा, कोविड जिंदा रहा. चाहे तुमने वैक्सीन बना ली, पर वो इवॉल्व होकर जिंदा तो रहा ओमाइक्रॉन, अगले साल भी वो जिंदा रहेगा जब वो सीजनल फ्लू बन के आएगा, और हमेशा शायद जिंदा ही रहे जब तक ये मतलब बिल्कुल ही खत्म नहीं होता. वो बहुत कम चांसेस है. तो पॉइंट इज दिस कि इट एनेबल्ड कोविड टू सर्वाइव. जब वो डेल्टा से क्या बन गया? ओमाइक्रॉन बन गया. तो उसकी वजह से वो क्या हो गया? सर्वाइव कर गया. ठीक है, तो समझ आया? यस और नो? बायो पसंद आई?